आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग को प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग रीजनिंग में 2 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से पासा और घड़ी हो चुका है। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर भी आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसके क्षेत्र से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन भी इनपुट किए जाते हैं, है ना। और अधिकांश लोग मानते हैं कि रीजनिंग के क्षेत्र में एक तरह से सबसे टफ चैप्टर भी है। तो दोस्तों, आप लोग को इससे थोड़ा भी नहीं घबराना है कि ये चैप्टर टफ है ना। क्योंकि आप एमडी सर के माध्यम से जुड़ चुके हैं और आपको पता है कि एमडी सर कुछ ऐसे मेथड बताते हैं, कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि उस तरीके की सहायता से कोई भी टफ से टफ चैप्टर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। और शायद ये उम्मीद भी रहती है कि या मेरी कोशिश भी रहती है कि आप लोग किसी भी तरीके के चैप्टर के या किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कैलेंडर ही क्यों ना हो, अब जुबानी भी सॉल्व कर दिया करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आने आज की क्लास में हम कैलेंडर चैप्टर लेकर चल रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आप लोग यदि हमसे जुड़ चुके हैं तो एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये भी है कि आप लगातार मेरे साथ शुरू से अंत तक प्रत्येक वीडियो में बने रहें, ताकि हम जो भी कंसेप्ट आपको दे रहे हैं वह कंसेप्ट आपको आसानी से क्लियर भी हो जाए। और जैसे ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो कोई भी कैसा भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन क्यों ना जाए, चाहे किसी भी बुक से हो या किसी भी प्रकाशन की बुक क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर दिया करेंगे। या किसी एग्जाम में यदि बैठते हैं तो आपको ये कभी भी आवाज़ नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि लगातार मेरे साथ आप बने रह रहे हैं तो हर तरह के क्वेश्चन का आपको कमांड हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को बेट भी कर दिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बात कि आप के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत कर दिया कीजिए ना। यदि आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा हो, ठीक लग रहा हो, तो आप अपने दोस्तों में इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ और उनको भी बेनिफिट मिल सके प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ यदि आप खुद इस चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो या जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये जानते हैं आज हम कैलेंडर के बारे में। देखिए, आज के टॉपिक हम लोग का कैलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैलेंडर की बेसिक बातों के बारे में दोस्तों, है ना, कि कैलेंडर है क्या। ऐसे सबको तो पता है, या पिछला जो चैप्टर हम लोग अध्ययन किए थे घड़ी के बारे में जान चुके हैं। तो घड़ी आपको पता था कि घड़ी क्या है, एक तरह से समय मापक यंत्र है। घड़ी क्या है आपका, एक तरह से समय मापक यंत्र है। तो ठीक उसी तरीके के यानी ठीक उसी के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कैलेंडर भी क्या एक तरह से समय मापक यंत्र है। कैलेंडर एक तरह से समय मापक यंत्र है ना। अर्थात कैलेंडर के अंदर हम लोग समय को दिन में, सप्ताह में, महीने में, वर्ष में इत्यादि मात्रकों में मापते हैं, जैसे हम उसमें पढ़ाए थे घड़ी में कि घड़ी भी क्या एक तरह से समय मापक यंत्र है और घड़ी में समय को हम मिनट में, सेकंड में और घंटा मात्रकों में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार से कैलेंडर भी क्या एक तरह से समय मापक यंत्र है और कैलेंडर के अंदर या इसके अंतर्गत हम लोग समय को दिन में, महीने में, वर्ष में इत्यादि मात्रकों में मापते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे हम लोग कि जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर के अंदर या कैलेंडर के अंतर्गत समय का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है। तो हम कह सकते हैं कि कैलेंडर के अंदर समय का सबसे छोटा मात्रक आपका दिन होता है। अर्थात कैलेंडर में दिन से छोटा कोई मात्रक होता ही नहीं है ना। उसे से छोटा जाएंगे तो आपका आ जाता है घंटा, और घंटा चला जाता है आपका घड़ी में। तो इसलिए कहा जाता है कि कैलेंडर के अंदर समय का सबसे छोटा मात्रक क्या आपका दिन है। ठीक है, और जब दिन है तो कैलेंडर के अंदर दिनों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। कैलेंडर के अंदर कुल कितनी दिनों की कुल कितनी संख्या है, तो 7 है। और उन 7 दिनों के नामकरण आपको पहले से पता है, आप ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि कैलेंडर के अंदर 7 दिनों का प्रयोग होता है और 7 दिनों का नाम क्या है। और साथ ही साथ उन दिनों के नाम आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जो जिनके बारे में को पता नहीं होगा कि वो कुछ अलग नाम से भी पुकारे जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कैलेंडर में 7 दिनों के नाम हम रविवार से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये मानते हैं कि सप्ताह का सबसे पहला दिन सोमवार होता है। सप्ताह का सबसे पहला दिन क्या होता है आपका, सोमवार होता है ना। तो इसमें हम सोमवार से काउंटिंग नहीं करेंगे, इसमें हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रविवार से स्टार्ट करते हैं ना। अर्थात तो सबसे पहले कहेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये टोटल आपके 7 दिन होते हैं।
टोटल कितने दिन होते हैं आपके? 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इनके इंग्लिश नेम भी यहाँ पर हम शो कर दिए हैं। अधिकांश लोगों को इंग्लिश में भी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है उसका ऑप्शन इंग्लिश में भी कभी कभी बना देता है, तो इंग्लिश नेम भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा उम्मीद है कि आपको पता होगा। यदि नहीं पता होगा तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका व्यू जाके मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कि इन 7 दिनों में से जो एक दिन आपका बृहस्पतिवार है, इस बृहस्पतिवार को हम कुछ और अलग नामों से भी जानते हैं। तो बृहस्पतिवार को हम कहते हैं गुरुवार भी कह सकते हैं आप लोग, है ना, और नहीं तो बृहस्पतिवार का एक अलग ही नाम है वीरवार। बृहस्पतिवार को हम वीरवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार को हम वीरवार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये स्पष्ट है ना, ये तो पहले से आपको पता भी होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा हम दिए हैं कि ये जो भी दिन प्रयोग किए जाते हैं, इन दिनों का एक अपना विषम कोड भी होता है। इन दिनों का एक अपना विषम कोड भी होता है, और ये विषम कोड आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे रटना नहीं है, बहुत ही आसानी से ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह से क्रमागत संख्या ही है। जैसे दिन को आप क्रमागत तरीके से याद कर चुके हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक उसी तरीके से हम इसे क्रमागत तरीके से याद कर लेंगे। जैसे सबसे पहला दिन हम इसमें रविवार बताए हैं, तो रविवार का कोड होता है आपका 0, है ना। रविवार का कोड क्या होता है? 0 होता है। फिर से सोमवार का आने की बात आएगी, तो रविवार के बाद से सोमवार आता है, तो 0 के बाद सबका 1 आता है। फिर सोमवार के बाद से मंगलवार की बात आएगी, तो मंगलवार का कोड हो जाएगा 1 के बाद 2, अर्थात ऐसे ही सबका कोड हम यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। मतलब रविवार का कोड होगा 0, सोमवार का कोड होगा आपका 1, मंगलवार का कोड होगा आपका 2, बुधवार का कोड होगा आपका 3, बृहस्पतिवार का कोड होगा आपका 4, शुक्रवार का कोड होगा आपका 5 और शनिवार का कोड होगा आपका 6। ठीक है, तो टोटल 6 कोड होते हैं इसमें, और ये कोड आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है ना, क्योंकि इसके सहारे प्रत्येक अधिकांश क्वेश्चनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे, है ना, और प्रत्येक क्वेश्चन को हम इसी विषम कोड में ही कन्वर्ट कर देंगे, विषम कोड में ही कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, स्पष्ट है। तो यहाँ पे ये पूरी बातें हम लिख चुके हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो एक चीज़ और है ना, आप लोगों को ये जो भी हम बातें बता रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को कुछ लोगों को पता भी होगा, है ना। तो जिन लोगों को ये चीज़ पता है ना, तो वो इसे रिवीजन के तौर पर अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पॉइंट ऐसे भी हो कि ध्यान से हट गया होगा, तो आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा। जिनको ये पता ही नहीं है या कैलेंडर जो पढ़े ही नहीं है, तो वो तो एकदम एक एक पॉइंट बारीकी से देखते हुए चलेंगे कि कहीं भी कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। और साथ ही साथ जिनों को जो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पढ़े होंगे लेकिन उनको क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना, तो वो भी एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उनको भी अब बारीकी से हर चीज़ आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। यदि आप हर एक पॉइंट ध्यान पर देंगे तो जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें किसी भी तरीके का आगे कोई आपको समस्या नहीं आनी होगा, है ना, ये मेरी गारंटी है ना। लेकिन हाँ, प्रत्येक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है। यदि कहीं दिक्कत होगी तो फिर हमसे साझा कर लीजिएगा अपनी समस्या को। ठीक है, तब देखते हैं। आपको पता हो गया कि कैलेंडर में समय का सबसे छोटा मात्रक आपका दिन है, और साथ ही साथ दिनों की संख्या 7 होती है, कौन कौन से होते हैं ये भी स्पष्ट हो गया। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि कैलेंडर में दिन से बड़ा मात्रक क्या है आपका? सप्ताह है। अर्थात कैलेंडर में दिन से बड़ा मात्रक क्या आपका? सप्ताह है। दिन से बड़ा मात्रक सप्ताह है, यह स्पष्ट हो गया। तो अब ये कह सकते हैं सप्ताह होता क्या है, तो सप्ताह का मतलब हुआ क्या, तो कह सकते हैं कि 7 दिनों के समूह को ही हम एक सप्ताह कहते हैं। मतलब जो 7 दिनों का समूह होता है, उसी 7 दिनों के समूह को ही हम सप्ताह कहते हैं। अर्थात एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे। या 2 सप्ताह बराबर 14 दिन, मतलब 7 दिन का वो 2 पेयर होगा। अर्थात 7 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। अर्थात एक सप्ताह बराबर 7 दिन। यह स्पष्ट हो गया। लेकिन जैसे आपको सप्ताह स्पष्ट हो गया तो उससे आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक मिल जाता है विषम दिन, ओड डे, है ना। विषम दिन जो है इस कैलेंडर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना। अर्थात अधिकांश क्वेश्चन हम विषम दिन के ही आधार पर लेकर चलेंगे ना, इसलिए विषम दिन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, देखिएगा। तो अब जानेंगे विषम दिन होता क्या। तो विषम दिन का मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि माह या वर्ष की दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही आपका विषम दिन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, हम कह दे रहे हैं कि कुछ दिनों का समूह आ गया आपके पास, या 25 दिन हो गया, या 31 दिन हो गया, या 365 दिन हो गए, या 1 वर्ष कह सकते हैं, या आप 2 महीने कह सकते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं।
तो जो यदि महीने में दिया है तो उस महीने को दिनों में चेंज कर देते हैं, यदि वर्ष में दिया है तो उस वर्ष को हम दिनों में चेंज कर देते हैं। मतलब वर्ष हो, महीने हो, कुछ भी हो, उसके दिनों की संख्या में, मतलब उसमें जितने दिन होंगे उसके दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होगा उसी शेष को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। इसे हम यहाँ पर नोट भी कर दिए, महीनों या वर्ष के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर प्राप्त शेष ही आपका विषम दिन कहलाता है। जैसे कह सकते हैं जनवरी महीने में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आपको पता है कि जनवरी जो महीना होता है वह 31 दिन का होता है। जनवरी जो महीना होता है आपका वह 31 दिन का होता है। तो 31 में 7 से भाग दीजिए तो 7 चौक 28, 4 बार में इकट्ठा 28 तक ही पहुंचे तो बचा कितना, 28 से आगे बढ़ेंगे 3 आपको मिलेगा, हमारा 28 3 31 होगा, हमको 31 चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 में 7 से भाग देने पर 4 बार में इकट्ठा, अर्थात शेष बच गया आपका 3। तो जो शेष बच जाता है उसी शेष को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। अर्थात जनवरी महीने में कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। ठीक है, यदि वही कह दें कि 27 दिनों के समूह में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो 27 दिन में आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 का 21, 7 चौक 28, 4 बार में अधिक हो जा रहा है, 3 बार में भाग जाएगा, अर्थात 7 से 27 में भाग दे तो बचेगा आपका 6। तो जो शेष बच गया वही आपका विषम दिन ही होगा। अर्थात 27 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो स्पष्ट है, मतलब आप विषम दिन ज्ञात कर लेंगे, विषम दिन ज्ञात कर लेंगे ना। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो अब आपको मिलेगा सप्ताह से बड़ा यूनिट। आइए देखते हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि जब कैलेंडर में हम सप्ताह से आगे बढ़ते हैं, है ना, तो कहा जा सकता है कि कैलेंडर में सप्ताह से समय का बड़ा मात्रक क्या आपका पाक्षिक है। मतलब कि सप्ताह से बड़ा मात्रक यदि बात कहा जाएगा तो पाक्षिक कहा जाएगा, पाक्षिक है। ऐसे कैलेंडर में सामान्यतः पाक्षिक यूज होता नहीं है, फिर भी इसमें बता दे रहे हैं। तो आप जानेंगे पाक्षिक होता क्या है। तो कैलेंडर में हम कह सकते हैं कि 15 दिनों के समूह को ही हम एक पक्ष कहते हैं या एक पाक्षिक कहते हैं, है ना। मतलब कि जो भी 15 दिन का समूह होगा उसी समूह को हम एक पक्ष कहते हैं। अर्थात प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, हाँ, प्रत्येक महीने में आपके 2 पक्ष होते हैं। ऐसे नाम सुने होंगे आप लोग, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे नाम आप सुने होंगे ना। तो वही एक तरह से पक्ष है ना, अर्थात वो 15 दिनों के समूह वाला ही पक्ष है ना। तो अर्थात सप्ताह से बड़ा मात्रक पाक्षिक होगा। और पाक्षिक का मतलब हुआ क्या, तो प्रत्येक 15 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं, एक पाक्षिक कहते हैं। तो स्पष्ट है, ऐसे इसका इसमें यूज मिलता नहीं है, आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो कैलेंडर ने पाक्षिक से बड़ा या सप्ताह से बड़ा, यदि पाक्षिक को इसमें यूज नहीं करते हैं तो सप्ताह कहेंगे। कैलेंडर में पाक्षिक से बड़ा कह दीजिए या सप्ताह से बड़ा मात्रक आपका माह होता है, महीना होता है। कैलेंडर में सप्ताह से बड़ा मात्रा क्या मिलेगा आपका, महीना होता है। और महीना क्या होता है, महीना का मतलब हुआ क्या, तो हम कह सकते हैं कि 28 या 29 या 30 या 31 दिनों के कुल समूह को ही एक महीना कहा जाता है, एक माह कहा जाता है आपका ना। जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं कि 28, 29, 30 या 31 दिनों के समूह को ही एक माह कहा जाता है। महीनों में दिनों की संख्या 28 होता है, 29 होता है, 30 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है। इन चार में से कोई एक हो सकता है ना। ठीक है, तो इसे महीनों अन्य महीना कहते हैं। और आपको पता है कि कैलेंडर के अंदर जब महीने की बात आ गई तो कैलेंडर के अंदर कुल कितने महीने होते हैं, तो कैलेंडर के अंदर कुल 12 महीने होते हैं। कैलेंडर के अंदर कुल 12 महीने होते हैं। और वह 12 महीने कौन कौन से होते हैं आपको पहले से पता ही होगा। तो ये जानते हैं कि 12 महीने कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ उन 12 महीने में कौन सा महीना कितने दिन का होता है और किस महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, इसकी अब जानकारी हम लेंगे, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। देखिए, आइए देखिएगा। ऐसे तो आपको 12 महीने का नाम याद भी होगा, नहीं याद होगा तो फिर से याद कर लीजिएगा, है ना। ऐसे तो संभव नहीं है कि किसी को महीनों का नाम याद ना हो, क्योंकि ये बराबर यूज में आने वाले ही चीज़ है और शायद सबको बचपन से याद हो, है ना। लेकिन इसमें से कुछ स्थिति ऐसी भी है कि जो ना याद हो, उसी को हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, और जिनको यदि नहीं भी याद है तो भी घबराना नहीं है, याद कर लेना है ना। ठीक है, देखिएगा, इसे हम कॉलम बना दिए हैं। महीना है, महीनों के नाम है, महीनों के नाम इंग्लिश में है, और कौन सा महीना कितने दिन का होता है और उन महीनों में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन तो याद रखना जरूरी है, उसे रटना भी नहीं है विषम दिन, ये दिन याद रखना जरूरी है ना, कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है वो याद रखना एकदम जरूरी है। ठीक है,
तो अब देखिएगा ऐसे 12 महीनों के नाम तो आपको पता है, जनवरी से स्टार्ट करते हैं और दिसंबर में ख़त्म होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये टोटल 12 महीने होते हैं ना। अब ये हमको याद करना है कि किन महीनों यानी कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। तो इसकी याद करने के तरीके बता दे रहे हैं ना। उम्मीद है कि बचपन में ये चीज़ आप लोग सीख भी चुके होंगे, फिर भी यदि नहीं सीखे होंगे तो हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, अपने मुट्ठी को बंद करिए यानी कीजिएगा आप लोग ना। तो मुट्ठी को जैसे ही बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊंचा और खाला दिखाई देता है ना, अर्थात ये समझिए कि पहाड़ी इलाका है एक तरह से ना, ये ऊंचा खाला आपको दिखाई देगा। तो जो ऊंचा दिखाई दे रहा उस ऊंचे वाले को आप कहेंगे 31वां दिन। जो ऊंचा दिखाई दे रहा आपका ये वाला हिस्सा था, जो हड्डी का हिस्सा उभरा हुआ है, उसे हम 31 दिन शो करते हैं, 31 दिन कहते हैं। और जो गड्ढा है आपका, जो खाल है ना, उसे उस गड्ढे को हम लोग 30 दिन शो करते हैं। अर्थात ऊंचा खाला की स्थिति याद रखिएगा, ऊंचा मतलब 31, गड्ढा मतलब 30। लेकिन उसी में एक अपवाद के रूप में है। वो अपवाद कौन सा है? तो फरवरी वाला आपका अपवाद है। अर्थात फरवरी ही आपका 28 या 29 का होगा, बाकी सभी दिन 31 और 30 दिन के ही होते हैं, ठीक है। तो आइए यानी याद करते हैं, रटना नहीं है, बस मुट्ठी बांधिएगा और जब चाहे तब ऐसे आप दिन को यानी उस महीने के दिन को आसानी से पता कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, इधर से भी काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं आप, इधर से भी यानी काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ से स्टार्ट करेंगे अर्थात वो ऊंचा से ही स्टार्ट होगा। तो ऊंचा से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आता है जनवरी, है ना। जनवरी 31 दिन की होती है। जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा गड्ढा, खाल मिलेगा आपको ना, गड्ढा मिलेगा। तो जैसे गड्ढा पर जाएंगे तो फरवरी आएगा और गड्ढे को हम शो कर रहे हैं क्या चीज़? 30 दिन। लेकिन यह गड्ढा जो है अर्थात ये फरवरी का महीना है, तो फरवरी वाला ही बस अपवाद बताएंगे, अर्थात यह 28 से 29 बता देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ऊंचा पर पहुँचेंगे, है ना। तो ऊंचा पर जैसे पहुँचे तो वो हो गया आपका मार्च 31 दिन का। फिर आगे बढ़ेंगे तो वो मिलेगा आपका खाला, है ना, खाल मिलेगा ना, गड्ढा मिलेगा। तो उस गड्ढे को अर्थात अप्रैल मिलेगा, अप्रैल को 30 दिन। अप्रैल के बाद से आगे बढ़ेंगे तो मई मिलेगा, अर्थात ऊंचे पर जाएंगे आप, है ना। तो मई का मतलब हो गया आपका 31 दिन। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जून, और जून हो गया आपका 30 दिन। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जुलाई, और जुलाई होता है आपका 31 दिन। मतलब कि इस ऊंचे वाले पर खत्म हुआ तो फिर इधर से स्टार्ट कर देंगे आप। जुलाई पर खत्म होता है, जुलाई 31 दिन का था। अब आते हैं हम अगस्त पर। अगस्त ऊंचा से स्टार्ट हो रहा है तो अगस्त का मतलब क्या? 31 दिन। अगस्त के बाद से आगे बढ़ेंगे आप तो गड्ढा मिलेगा और गड्ढे को हम 30 दिन कहते हैं। अर्थात अगस्त के बाद से सितंबर, अगस्त के बाद से सितंबर 30 दिन। सितंबर के बाद से अक्टूबर ऊंचा वाला है, अर्थात यानी अक्टूबर हो गया आपका 31 दिन। उससे आगे बढ़ेंगे तो यानी मिलेगा आपका गड्ढा, और अक्टूबर के पास मिलता है नवंबर, नवंबर हो गया आपका 30 दिन। और जैसे नवंबर 30 दिन हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा दिसंबर, दिसंबर हो गया आपका ऊंचा, अर्थात दिसंबर का जो महीना होता है 31 दिन का होता है। तो इस तरीके से ऊंचा और खाला के आधार पर, ऊंचा और गड्ढा के आधार पर अब आसानी से आप उन महीनों में दिनों का संख्या भी आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये स्पष्ट है, तो ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब साथ ही साथ अब हम ये जानेंगे कि इन महीनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको इसे अब विषम दिनों को रटने की ज़रूरत नहीं है। विषम दिन बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। कैसे? अब तो आपको ये पता हो चुका है ना कि विषम दिन का मतलब हुआ क्या। तो विषम दिन का मतलब कह सकते हैं कि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को ही हम विषम दिन कहते हैं, यही ना। अर्थात अब हम कह रहे हैं कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं। तो जनवरी आपका होता है 31 दिन का, और 31 का मतलब हो गया 31 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौक 28। तो 31 में से 28 घटेगा, बच जाएगा आपका 3। अर्थात जनवरी में विषम दिनों की संख्या होगी आपकी 3। जनवरी में विषम दिन की संख्या होगी आपकी 3। फिर फरवरी में जाएंगे आप, फरवरी में जाएंगे तो फरवरी की तो 28 का होता है, नहीं तो 29 का होता है। फरवरी कब 28 का होगा, कब 29 का होगा, ये भी यहीं पर शो कर दे रहा है ना। तो फरवरी जो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष का मतलब ये हुआ कि 365 दिनों के समूह को हम एक वर्ष कहते हैं, और 365 दिन वाला जो वर्ष होता है आपका साधारण वर्ष होता है, यह सामान्यतः। और दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं कि जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, या जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे ही हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, यानी साधारण देश में जो साधारण वर्ष में जो आपका फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। और वही यदि लीप वर्ष में चले जाते हैं तो लीप वर्ष में जो वर्ष होता है, जो दिन होता है, टोटल 366 दिन होता है। अर्थात तो लीप वर्ष में फरवरी आपके 29 दिन की हो जाती है।
लीप वर्ष में फरवरी आपकी 29 दिन की होती है। तो जब फरवरी 28 दिन का होगा तो 28 दिन में 20वें दिन की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि 7 चौक 28, 28 से 7 से पूर्णतः कट गया, मतलब शेषफल हो गया 0। ठीक, वैसे 29 पे आते हैं, तो जब फरवरी 29 का होगा तो उसमें 20वें दिन कितने होंगे? तो 7 चौक 28, एक बचेगा, तो अर्थात 29 मिलेगा, तो हम एक 20वें दिन बताएंगे फरवरी में, और फरवरी में यदि 28 दिन मिलेगा तो उसको हम बताएंगे 0 20वें दिन। तो फरवरी स्पष्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब मिलता है मार्च। मार्च 31 दिन का होता है, तो जब 31 दिन का मिलेगा तो मतलब 20वें दिन हो गया 3, क्योंकि 7 चौक 28, 3 बचेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा अप्रैल। अप्रैल होता है आपका 30 दिन का, है ना। अब आपको जब 30 दिन का हो गया तो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, हमको चाहिए था 30, अर्थात 2 शेष बचा, अर्थात अप्रैल में 20वें दिन की संख्या हो गई 2, है ना। तो अब आप कह सकते हैं कि जिस महीने में 20वें दिन पूछा जाए तो आपको इस ऊंचा और खाला के आधार पर, ऊंचा और गड्ढे के आधार पर आपको दिनों की संख्या याद हो चुकी है ना। तो तुरंत उस दिनों की संख्या में 7 से भाग देकर चेक कर लीजिएगा। यदि दिनों की संख्या 31 आती है तो 3 कहना है, दिनों की संख्या 30 आती है तो आपको 2 कहना है, यदि दिनों की संख्या 28 आती है तो 0 कहना है, और दिनों की संख्या 29 आती है तो आपको 1 कहना है। इस तरीके से ध्यान रखना है। 31 का मतलब 3 और 30 का मतलब हो गया आपका 2। तो स्पष्ट है। उम्मीद है कि आपके महीनों के नाम भी स्पष्ट हो गए, कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये भी स्पष्ट हो गया। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, वह अपवाद फरवरी का महीना है। कब फरवरी 28 का होता है, कब फरवरी 29 का होता है, ये भी बता चुके हैं। और साथ ही साथ इन महीनों में कुल कितने 20वें दिन होते हैं हम अलग अलग तरीक़ों से आसानी से बता सकते हैं। तो यह स्पष्ट है, अस्पष्ट है ना। तो ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब है आपका कैलेंडर में माह से बड़ा यूनिट, मतलब कि माह तो जान चुके हैं आप लोग। अब माह से भी बड़ा इकाई होता है आपका, माह से भी बड़ा मात्रक होता है। तो कैलेंडर में माह से बड़ा मात्रक आपका वर्ष होता है। कैलेंडर में माह से बड़ा मात्रक आपका क्या होता है? वर्ष होता है ना, ईयर होता है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब वर्ष होता क्या है, वर्ष का मतलब हुआ क्या? तो हम कह सकते हैं 12 महीने के समूह को ही एक वर्ष कहा जाता है। मतलब जो अभी आप 12 महीने जाने हैं उन्हीं 12 महीनों के समूह को ही हम एक वर्ष कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं 365 या 366 दिनों के समूह को हम एक वर्ष कहते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया। अब जानेंगे, जैसे यहाँ पे ये नोट कर चुके हैं ना, यहाँ तक आपका हो गया। अब जानेंगे कि जो वर्ष होता है वो वर्ष मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। वर्ष मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है आपका लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है आपका लीप वर्ष। अर्थात अब साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है ये जानेंगे। तो साधारण वर्ष का मतलब क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं 365 दिनों के समूह को ही हम साधारण वर्ष कहते हैं। 365 दिनों का जो समूह होगा वही आपका साधारण वर्ष माना जाएगा। 366 दिनों के समूह को हम लीप वर्ष कहते हैं। मतलब जो 366 दिनों का समूह होगा, 366 दिन के समूह को ही हम एक लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम पहचान कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, है ना। कह सकते हैं कि साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष में 20वें दिनों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण वर्ष में पता है कितने? साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 365 में 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही 20वें दिन होगा। तो साधारण वर्ष में 20वें दिन की संख्या आपकी 1 होती है। चेक कर लीजिए, अर्थात हम भाग दे रहे, ध्यान दीजिएगा। 365 में 7 से भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा वही तो 20वें दिन होता है। तो 7 बचे 35, 1 फिर 7 दूना का 14, अर्थात तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 365 दिन के समूह में 20वें दिनों की संख्या, अर्थात साधारण वर्ष में 20वें दिनों की संख्या 1 होती है। यहाँ पर नोट कर चुके हैं कि साधारण वर्ष में 20वें दिनों की संख्या आपकी 1 होती है। और इससे एक अधिक लीप वर्ष होता है। साधारण 365 का होता है तो लीप वर्ष 366 का होता है। तो अब कह सकते हैं कि लीप वर्ष में 20वें दिनों की संख्या आपकी 2 होती है, क्योंकि जब साधारण में 1 है तो 20वें में इससे एक, लीप में इससे एक अधिक होगा, अर्थात लीप वर्ष में 20वें दिनों की संख्या आपकी 2 होती है। तो यह स्पष्ट हो गया। लेकिन अब बात आती है कि ये पहचान कैसे होगा, कैसे पहचान करेंगे कि कौन साधारण वर्ष है और कौन लीप वर्ष है, ये पहचान कैसे करेंगे। तो देख लीजिएगा, साधारण वर्ष का मतलब ये हुआ कि दिए गए सन में या जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उस सन को हम लीप वर्ष कहते हैं। उस सन को हम लीप वर्ष कहते हैं। इसमें शताब्दी वर्ष काउंट नहीं होगा भैया ना। और जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, सन का मतलब ये हुआ कि अभी ये कौन सा सन चल रहा है आपका? 2020 चल रहा है।
ये कौन सा सन चल रहा है, 2020 चल रहा है। इसके ठीक पीछे वाला साल था आपका 2019, इसके ठीक अगला जो सन आएगा आपका 2021 आएगा। तो इस तरीके से जो आपके चल रहे हैं यही आपके सन है ना। तो जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी आपकी 29 दिन की होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। और साधारण वर्ष में फरवरी आपकी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी आपकी 28 दिन की होती है। तो ये बात हम यहाँ पर लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी शताब्दी वर्ष का जिक्र नहीं कर रहा ना। शताब्दी वर्ष वाला भी एक सन होता है, तो उसमें हम 4 से भाग नहीं देते हैं। अर्थात या दूसरे रूपों में ये भी कह सकते हैं कि शताब्दी वर्षों में 400 से भाग देने पर जो सन 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे हम लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। और जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो आपका साधारण शताब्दी वर्ष होता है ना। तो ये तो अभी ये आगे मिलेगा। अभी हम लोग जान गए कि लीप वर्ष कौन होते हैं और साधारण वर्ष यानी कौन होता है और इनकी पहचान कैसे करते हैं। जैसे चेक कर लीजिएगा, हम कह रहे हैं कि क्या 2009 कौन सा वर्ष है, 2009 कौन सा वर्ष है। तो 2009 में आप 4 से भाग देंगे है ना। तो उसमें 4 से भाग देंगे, यदि वो कट गया तो लीप वर्ष, यदि नहीं कटा तो साधारण वर्ष। तो भाग देने का तरीका क्या है, उस दी के सन में अंतिम 2 अंकों में हम 4 से भाग देंगे। तो अंतिमवा 2 अंक आपका 09 है। क्या 09 का मतलब हो गया 9 4 के पहाड़े में आता है, 9 4 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब कि वो 4 से नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटा तो साधारण वर्ष हो गया। 2010 है तो अंतिम 2 अंक जो है 4 से कटेगा, 10 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है मतलब कोई साधारण वर्ष हो गया। 1995 है तो 95 में अब 4 से भाग देंगे। तो 95 में यानी 4 से भाग देंगे तो 4 दूना का 8, 1 बचेगा, 1 और 5 मिलकर हो जाएगा 15, और 15 4 के पहाड़े में नहीं आता है। तो इस तरीके से हम 4 से भाग देकर चेक कर सकते हैं। जो कट गया वो साधारण वर्ष और जो नहीं कटा वो आपका जो कट गया वो लीप वर्ष और जो 4 से पूर्णतः नहीं कटा वो आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपका कुछ लिख दिए हैं। अब जहाँ तक उम्मीद है कि आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कर लेंगे है ना, इसमें अब किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर पूरी बातें हम नोट भी कर चुके हैं, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। और हाँ, स्टेप बाई स्टेप पूरे पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेगा ना, कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यदि नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके आप रिव्यू करके देख लीजिएगा है ना, ताकि स्पष्ट हो जाए। मतलब कंसेप्ट क्लियर करना है। इन्हीं के सहारे हम अगला जो भी आपका पॉइंट होगा, जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। जुबानी भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हाँ कुछ बेसिक बातें आपको याद होनी ज़रूरी है ना। ठीक है, तो आगे देखिएगा। अब है आपका कैलेंडर में है ना, कैलेंडर में वर्ष से बड़ा इकाई जो वर्ष होता है उससे बड़ा इकाई आपका दशक होता है। तो कैलेंडर में वर्ष से बड़ा इकाई आपका दशक होता है। और दशक का मतलब हुआ क्या, हम कह सकते हैं 10 वर्षों के समूह को हम एक दशक कहते हैं। मतलब कि एक दशक में आपका 10 वर्ष होता है। तो प्रत्येक 10 वर्षों का जो समूह होगा उसे हम एक दशक कहते हैं। अर्थात एक दशक बराबर 10 वर्ष। यह स्पष्ट है ना। लेकिन इसका भी यूज कैलेंडर में ज़्यादातर होता नहीं है। जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें दशक का यूज नहीं होगा और पाक्षिक का यूज नहीं होगा। फिर भी इसमें हम बता दिए है ना। अब आगे बढ़िएगा। अब ये कहते हैं कि कैलेंडर में दशक से बड़ा कह दीजिए, या दशक यूज नहीं होगा तो हम कहेंगे वर्ष से बड़ा। अर्थात कैलेंडर में दशक या वर्ष से बड़ा इकाई आपका शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर होता है। शताब्दी को इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, सेंचुरी होता है। और एक सेंचुरी अर्थात एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि शताब्दी होता क्या है। तो शताब्दी का मतलब 100 वर्षों के समूह को हम एक शताब्दी कहते हैं। मतलब 100 वर्षों का जो समूह होगा उसे हम एक शताब्दी वर्ष कहते हैं। स्पष्ट है। अर्थात एक शताब्दी बराबर आपका 100 वर्ष, एक शताब्दी वर्ष बराबर 100 वर्ष। अब आप कैसे पहचान करेंगे कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष है, कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है। तो शताब्दी वर्ष वही वर्ष होगा जिस सन के अंत में 2 शून्य दिख जाए। जिस सन के अंत में 2 शून्य दिख जाए वही सन आपका शताब्दी वर्ष होता है। जैसे 100 वर्ष, 200 सन, 300 सन, 400 सन, 500 सन, 600 सन इत्यादि, ये सभी क्या होंगे आपके, ये सभी वर्ष आपके शताब्दी वर्ष होंगे। मतलब जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य दिख जाए वही आपका क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, या स्पष्ट है ना। अब ये देखिएगा, जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्षों के भी हम 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। शताब्दी वर्षों का यानी शताब्दी वर्षों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को कहते हैं हम लोग साधारण शताब्दी वर्ष और एक को कहते हैं हम लीप शताब्दी वर्ष। जैसे यहाँ पर शताब्दी वर्ष अर्थात सेंचुरी ईयर उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा आपका लीप शताब्दी वर्ष। अब
अब जानेंगे साधारण शताब्दी वर्ष होता क्या है। तो जो शताब्दी वर्ष है ना, जो आपके सामने शताब्दी वर्ष होगा, अर्थात जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे ही हम साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष, इसमें से कोई भी 400 से भाग नहीं जाएगा। तो जो 400 से नहीं कटा वही आपका साधारण शताब्दी वर्ष हो गया। और साथ ही साथ लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष का मतलब क्या हुआ कि जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाता है, उसे ही हम लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2024, 2028 इत्यादि, ये सभी आपके लीप शताब्दी वर्ष, ये सभी क्या आपके लीप शताब्दी वर्ष। तो स्पष्ट है, मतलब कि अब आप साधारण शताब्दी वर्ष की भी पहचान कर लेंगे, लीप शताब्दी वर्ष की भी पहचान करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब लीप वर्ष की बात आ जाती है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष पहचान करने के दो तरीके हैं, लीप वर्ष पहचान करने के दो तरीके हैं। आप एक बार 4 से भाग देते हैं और एक में 400 से भाग देते हैं। तो कब 4 से भाग देंगे, कब 400 से भाग देंगे, ये स्पष्ट कर लीजिएगा, है ना। तो 4 से भाग कब देते हैं, तो जो सन, अर्थात जो यानी शताब्दी वर्ष के अलावा जो सन मिल जाए आपके, मतलब जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य न हो, और यदि वैसे सन मिल जाते हैं तो उसको लीप और साधारण पहचान करने के लिए हम 4 से भाग देंगे। और जिस सन के अंत में 2 शून्य मिल जाए, अर्थात जो शताब्दी वर्ष हो जाए, उसे लीप और साधारण पहचान करने के लिए हम 400 से भाग देंगे। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि एक बार कब 4 से भाग देते हैं और कब 400 से भाग देते हैं। ठीक है, तो यह सच हो गया ना। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जितनी बातें बताएं इस कैलेंडर से रिलेटेड, ये सभी इसकी बेसिक बातें हैं और इन सबको ध्यान पर रखना एकदम ज़रूरी है ना, क्योंकि इन सब का यूज़ हम दिखाएंगे कि इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं, है ना। और साथ ही साथ अगले क्लास में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसके पहले जितनी स्थिति जाने हैं, शताब्दी वर्ष के पहले जितनी चीज़ हम जान चुके हैं, सब में विषम दिन ज्ञात किए हैं और विषम दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर, है ना। तो अब इसमें छूट रहा है कि जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें विषम दिन कितने होते हैं, जैसे 100 वर्षों में, 200 वर्षों में। अर्थात अब हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा कि शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की संख्या की पहचान करना, ये अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पूर्णतः समझ में आया होगा, और साथ ही साथ यदि समझ में आया होगा तो आप अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और साथ साथ वो भी अपने प्रतिभागी यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान बना सके। ठीक है, तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक वाले थंब पर लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि हमको भी कुछ पॉजिटिव यानी एनर्जी मिल जाया करे, हम भी कुछ एनर्जाइज हो जाए, ताकि हमको वीडियो बनाने में भी मन लगे और दिलो जान से हम आपके लिए मेहनत भी कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।